ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 1996 में आई एक वेयरवुल्फ मूवी जिसका नाम है बैड मून। मूवी शुरू होती है नेपाल में और हम टेड और उसकी गर्लफ्रेंड मार्जरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आए हैं। रात में ये दोनों अपने ही काम में बिजी थे तभी इनके टेंट में एक भेड़िया घुस आता है। पहले तो वो भेड़िया वहाँ पे मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर मार्जरी को मारने लगता है। टेड मार्जरी को बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन भेड़िए ने एक ही झापड़ में टेड को धरती चटा दी। लेकिन टेड भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने अपनी गन उठाई और भेड़िए का सर ही उड़ा डाला। लेकिन मरने से पहले भेड़िए ने अपना काम तो कर दिया था, उसने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार डाला और टेड को भी कई जगहों से चीर फाड़ डाला। बचा था सिर्फ टेड, लेकिन इसे भेड़िए ने काट लिया था तो ये भी अब वेयरवुल्फ बन जाएगा। ये सीन यहीं पे कट होता है और अब हम आ जाते हैं अमेरिका, जहाँ हम ब्रेट नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने डॉग थोर के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर आता है एक सेल्समैन और वो ब्रेट के साथ बकवास करने लगता है। लेकिन इतने में ब्रेट की मॉम जेनेट भी वहाँ पर आ जाती है। वो सेल्समैन उन्हें कुछ सामान बेचना चाहता था लेकिन जेनेट उसका सामान खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो सेल्समैन ने एक गंदी चाल चली, उसने थोर को ट्रिगर किया ताकि वो उसे काटे और थोर ने ऐसा ही किया। अब वो सेल्समैन जेनेट को लॉयर की धमकी देने लगा लेकिन जेनेट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक लॉयर है। इसके बाद जेनेट ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की तो वो सेल्समैन खुद ही वहां से निकल लिया। इधर हम थोर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो रात को पहले जाता है ब्रेट के पास उसे चेक करने के लिए और फिर जाता है जेनेट के पास और जब जेनेट उसे गुड नाइट बोल देती है तो वो नीचे जाकर सो जाता है। इधर जंगल में हम एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं जो कि अपने काम में लगा हुआ था लेकिन तभी वहां पर भेड़िया आ जाता है जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ डालता है। अगली सुबह जेनेट के पास टेड का कॉल आता है क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं। टेड इसे बताता है कि वो पिछले 3 महीने से यही कहीं पास में रह रहा है और जेनेट ये सुनने के बाद उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे तो यही पता था कि टेड नेपाल गया हुआ था। ये सुनने के बाद वो ब्रेट और थोर को लेकर पहुंच गई लेक के पास जहां टेड रह रहा था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिले और चल दिए टेड के अड्डे के अंदर, लेकिन थोर कुछ और ही काम में लगा हुआ था। वो स्मेल का पीछा करते हुए पहुंच गया जंगल में जहाँ किसी इंसान के चीथड़े पेड़ पे टंगे हुए थे। इधर टेड काफी ज्यादा परेशान था तो जेनेट उससे पूछती है कि क्या बात है तो टेड उसे बताता है कि मार्जरी उसे छोड़कर सिएटल चली गई। लेकिन वो जेनेट को ये नहीं बताता कि मार्जरी तो मर चुकी है। इधर अंदर ब्रेट टाइम पास कर रहा था तभी उसे वहां पर एक बुक मिलती है जो कि वेयरवुल्फ के बारे में थी। वो उस बुक को देख ही रहा था कि तभी थोर ने वहां पर आकर उसे डरा दिया। इतने में वो दोनों भी अंदर आ ही रहे थे तो ब्रेट ने उस बुक को तुरंत उसकी जगह पर रख दिया। टेड को देखकर थोर काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेड कोई खतरा है या फिर फैमिली। बातें करते करते शाम हो जाती है तो टेड जेनेट को कहता है कि अब रात होने वाली है तो तुम लोगों को घर वापस जाना चाहिए। जेनेट उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन टेड मना कर देता है और कहता है कि वो मिलने जरूर आएगा। इतना कहने के बाद जेनेट वहां से चली जाती है और टेड भी अपने अड्डे के अंदर चला जाता है। अगली सुबह टेड जेनेट को कॉल करता है और वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहा था उस जगह को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया था। पुलिस को उस जगह पर बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडी मिली है जिन्हें किसी जंगली जानवर ने मारा है और यही कारण है कि अब टेड को भी वो जगह खाली करनी पड़ेगी और इसीलिए उसने जेनेट को कॉल किया है। वो जेनेट को कहता है कि वो अपने अड्डे को लेकर उसके घर के बैकयार्ड में रहना चाहता है तो जेनेट उसे हाँ कर देती है। लेकिन वो जेनेट को सच नहीं बताता कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ है। वो बस इतना कहता है कि उसे फैमिली के साथ रहना है। वो अपना अड्डा लेकर पहुंच गया जेनेट के बैकयार्ड में और यहाँ पर जेनेट को उसके बैग में हथकड़ियां मिली लेकिन जेनेट ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया और वो उसे खाने पर बुलाती है पर वो खाने पर आने से मना कर देता है और कहता है कि वो जॉगिंग पे जा रहा है। वो हथकड़ियां लेकर जंगल की ओर जाने लगा और थोर उसे जाते हुए देख रहा था। थोर अजीब सी हरकतें करने लगा तो जेनेट ने दरवाजा खोल दिया और वो भागता हुआ टेड के पीछे जाने लगा। वहां पहुंचकर वो देखता है टेड को जो कि भेड़िए में बदल चुका था और उसने खुद को पेड़ के साथ हथकड़ियों से बांध रखा था ताकि वो किसी पर हमला न करे। थोर ने भौंकना शुरू कर दिया और उसकी आवाज सुनकर जेनेट भी वहां पर आ ही गई थी। लेकिन जेनेट की आवाज सुनकर थोर उसके पास भाग जाता है। थोर उसे आगे ले
जाना चाहता था, लेकिन जेनेट उसे पकड़कर घर में ले गई। अगली सुबह टीवी के जरिए जेनेट को पता चल जाता है कि आखिर लेक पर क्या हुआ था। जब वो टेड से इसके बारे में पूछती है तो टेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था। इधर थॉर भी टेड के ऊपर गुर्रा रहा था। टेड घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि ब्रेड टीवी पर वेयरवुल्फ की मूवी देख रहा है। वो ब्रेड को बताता है कि टीवी में ऐसा दिखाया जाता है कि इंसान वेयरवुल्फ में तब बदलता है जब फुल मून हो, लेकिन असल में ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि ये हर रात वेयरवुल्फ में बदलता है। टेड जेनेट से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, तो वो उसे सारी बात बता देती है। तो वो कहता है कि थॉर के बिहेवियर पर ध्यान दो और ब्रेड को घर के अंदर रखो, बाहर खतरा हो सकता है। ये सब कहते हुए वो काफी हाइपर हो जाता है। वो कहता है कि कोई भेड़िया लोगों को मार रहा है, और जबकि टीवी पे बताया गया था भालू। यहाँ टेड ऐसा दिखाता है कि वो इस फैमिली की फिक्र कर रहा है, लेकिन वो इस फैमिली के लिए खुद ही खतरा है। अगली शाम थॉर तैयार था और वो टेड को कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। तभी जेनेट वहाँ पर आकर थॉर को अपने साथ घर के अंदर ले गई। तब कहीं जाकर टेड वहाँ से निकल पाया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। थॉर काफी अजीब हरकतें कर रहा था, तो इस बार ब्रेड ने दरवाजा खोल दिया और वो टेड के पीछे निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि टेड तो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर टेड के कपड़े और हथकड़ियां पड़ी थी, यानी कि वो खुद को बांधने में लेट हो गया और भेड़िया बनकर वो गया होगा सीधा इसके घर। थॉर तुरंत घर की ओर भागा और घर के बाहर पहुंचते ही उसने भेड़िए को वहीं पर रोक लिया। यहाँ पर इन दोनों में फाइट होने लगी, लेकिन वो था तो कुत्ता ही, इसलिए भेड़िए ने उसे धूल चटा दी। शोर सुनकर जेनेट ने बाहर की सारी लाइटें जला दी और भेड़िया डर के वहाँ से भाग गया। जब वो बाहर आई तो थॉर वहाँ पर अकेला था और काफी जख्मी भी। इसके बारे में वो शेरिफ को बता देती है और फिर जाती है टेड के पास, लेकिन टेड वहाँ था ही नहीं। वहीं पर उसे टेड की एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ फोटोज थी, और इन्हीं फोटोज में मार्जरी की लाश की फोटो भी थी। मार्जरी की लाश की फोटो देखकर तो वो बुरी तरह कांप पड़ी, और जब उसने टेड की डायरी पढ़ी तब तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। डायरी में टेड ने लिखा था कि कई दिनों से वो बीमार है और रोज रात को वो बेहोश हो जाता है, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में होता है। कई बार तो उसके ऊपर खून भी लगा होता है जो कि उसका नहीं होता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब टेड भेड़िया बनता है तो उसे कोई भी होश नहीं रहता, और अगली सुबह जब वो फिर से इंसान बनता है तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद ही नहीं रहता। अब जेनेट को ऐसा लगने लगा था कि उसका भाई कोई सीरियल किलर है और उसे मदद चाहिए, इसीलिए वो फैमिली के पास आया है। ये सब पढ़ने के बाद वो घर के अंदर चली गई और पीछे से वही सेल्समैन आता है। वो सेल्समैन थॉर को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाता है जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ डालता है। उस सेल्समैन की डेड बॉडी शेरिफ को जेनेट के घर से कुछ दूरी पर मिली, तो वो जेनेट के घर उससे पूछताछ करने आया। जब जेनेट ने उस सेल्समैन की फोटो देखी तो उसने उसे पहचान लिया। पिछली बार थॉर ने उस सेल्समैन पे अटैक किया था, तो शेरिफ को ऐसा लगता है कि शायद थॉर ने ही उस सेल्समैन को मारा हो, क्योंकि रात में वो इनके घर घुसा होगा और रात में थॉर भी जख्मी था, इसलिए जेनेट भी सोच में पड़ गई। शेरिफ ने उसे समझाया कि अब थॉर को छोड़ दो, एक बार कुत्ते के मुंह खून लग गया तो वो दोबारा जरूर अटैक करेगा। जेनेट ने उससे पूछा कि जंगल में जो लोगों की लाशें मिली उन्हें क्या कोई इंसान मार सकता है, तो शेरिफ ने कहा कि नहीं, वो किसी जंगली जानवर का काम है। इसके बाद वो सीधा टेड के पास जाकर सवाल करती है, लेकिन टेड उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब उसे ये लगने लगा था कि वो फंस सकता है, इसलिए उसने थॉर को ट्रिगर किया और थॉर ने सीधा काट लिया उसके हाथ पर। जेनेट ने थॉर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसे ले जाकर घर में बंद कर दिया। जेनेट सोच में पड़ गई कि शेरिफ की बात सच हुई और थॉर ने फिर से अटैक किया। अब जेनेट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसने एनिमल कंट्रोल को बुलाया और वो लोग थॉर को पकड़ कर ले गए। ब्रेड को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। अब थॉर तो जा चुका था और उनके साथ रह गया था टेड। अब फैमिली में टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि थॉर के जाते ही टेड का बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो अब इस फैमिली पर हावी हो रहा था, क्योंकि फैमिली का प्रोटेक्टर तो था ही नहीं। वो ब्रेड को दबाता है और कहता है कि अब ये घर उसका है। जेनेट उससे फिर से एक बार पूछती है कि मार्जरी कहाँ है, तो वो कहता है कि वो तो सिएटल में है। रात होते ही ब्रेड तो घर से निकल पड़ा थॉर को वापस लाने के लिए। कुछ देर बाद टेड भी निकल पड़ा जंगल की ओर और जेनेट इस बार उसके पीछे जा रही थी। इससे पहले कि टेड खुद को बांध पाता, जेनेट उसे पहले ही पकड़ लेती है। वो जेनेट के सामने ही बदलने लगता है और उसके साथ ही चेंज हो रहा था उसका बिहेवियर। देखते ही देखते टेड पूरी तरह भेड़िए में बदल जाता है और अब जेनेट जान बचाकर वहां से भागने लगी। इधर ब्रेड भी
थोर को छुड़ाकर घर वापस लेकर आ रहा था। इधर जेनेट घर के अंदर आकर सबसे पहले गन उठाती है, लेकिन तब तक भेड़िया भी वहां आ चुका था। जेनेट उसे बचकर पहुंचती है ब्रेड के रूम में, जहां ब्रेड था ही नहीं। तभी भेड़िया वहां आ गया और इस बार जेनेट फंस चुकी थी। इससे पहले कि भेड़िया जेनेट पे हमला करता, थोर वहां पर आकर भेड़िए पे कूद पड़ता है। यहाँ पर इन दोनों में फिर से फाइट होती है और इस बार थोर भी भेड़िए को जख्मी कर देता है। भेड़िए ने थोर को उठाकर दूर फेंक दिया और ब्रेड को पकड़ लिया। तभी जेनेट ने भेड़िए पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वो रुका तो पर मरा नहीं। तब थोर में आ गया जोश और वो भेड़िए को साथ लेकर विंडो से बाहर कूद पड़ा। अब दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और भेड़िया निकल पड़ा जंगल की ओर। लेकिन थोर भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुबह तक वो टेड के पास पहुंच जाता है, जो कि अधमरा हो चुका था। अब थोर ने ज्यादा समय खराब ना करते हुए टेड पे हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अब ये सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ने लगे थे। तभी थोर भेड़िए में बदलने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ जेनेट का नाइटमेयर था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई। ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हांगकांग की 3 बहुत ही क्रीपी और डरावनी कहानियां। ये क्रीपी कहानियां टेल्स फ्रॉम द ओकल्ट मूवी में से हैं। इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं और तीनों काफी ज्यादा क्रीपी है। और लास्ट में हम इन कहानियों की थ्योरीज पर बात करेंगे। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की नोरा को देखते हैं, जो अपनी कैट बोबो को ढूंढ रही थी। कैट ढूंढने में नोरा की मदद एरन नाम का एक बंदा भी कर रहा था। कुछ देर में नोरा को अपनी कैट मिली तो, लेकिन मरी हुई। कैट के पास एक बंदा बैठा था और वो खून से लथपथ था, जाने कि यही बंदा कैट को मारा है। नोरा एरन को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और वो खुद काफी ज्यादा रोती है, क्योंकि उसकी कैट बोबो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हमें पता चलता है कि नोरा और एरन कैट्स की देखभाल करते हैं। ये दोनों स्ट्रीट कैट को उठाते हैं और फिर उन्हें अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं। एक दिन नोरा अपनी शॉप के बाहर एक आदमी को नोटिस करती है और वो आदमी पिछले कई दिनों से बाहर से ही कैट्स को देखता रहता था। नोरा उस आदमी को शॉप के अंदर बुलाती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम जॉनी है और इसे एक कैट अडॉप्ट करनी है। वो नोरा से बातें करता है और हमें पता चलता है कि जॉनी भी कैट्स को सेव करने में इंटरेस्टेड है। और इधर नोरा अभी भी अपनी कैट बोबो के मारे जाने के गम से बाहर नहीं निकल पाई है। उसी रात नोरा को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी कार के नीचे एक कैट फंसी हुई है, जिसको रेस्क्यू करना होगा। नोरा तुरंत ही उस कैट को रेस्क्यू करने के लिए निकलने लगती है और यहाँ जॉनी भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। दोनों उस अनजान आदमी की लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ सच में उसकी कार के नीचे एक कैट फंसी हुई थी। जॉनी और नोरा उस कैट को रेस्क्यू करते हैं और वो अनजान आदमी नोरा को अपना कार्ड देता है। दरअसल वो एक मेकअप आर्टिस्ट था और वो नोरा को एक फ्री मेकओवर ऑफर करता है। इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि एरन भी वहीं पर था और वो नोरा और जॉनी की बढ़ती नजदीकियों को देखकर खुश नहीं लग रहा था। इसके बाद एरन, जॉनी और नोरा बहुत सारी कैट्स को रेस्क्यू करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ कुछ लोग बहुत सारी कैट्स को परेशान कर रहे थे। ये तीनों अपनी वैन लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह के बाहर ही पुलिस भी खड़ी थी। ये तीनों पुलिस को बताते हैं कि इनका काम कैट्स को रेस्क्यू करने का है, तो पुलिस इन्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाने दे देती है। नोरा एरन को वैन को पार्क करने के लिए कहती है और वो खुद जॉनी के साथ अंदर चली गई। अंदर जाने पर नोरा के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच रहा है और कभी कभी उसे एक अनजान आदमी दिखाई देता जिसने मास्क पहना है। जॉनी नोरा को कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और हमें इस बिल्डिंग से अब बाहर जाना चाहिए। नोरा मान जाती है और यहाँ हम इनके पीछे सच में एक आदमी को खड़े देखते हैं जिसने मास्क पहना है। ये दोनों देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। तभी नोरा को एक कैट दिखाई देती है और वो उसके पीछे भागने लगी। भागते भागते नोरा एक अजीबोगरीब ट्रैप में फंस गई।
जोनी नोरा को उस ट्रैप से बाहर निकालने लगा कि इतने में वो मार्क्स वाला आदमी वहां पर आकर जोनी को मारकर बेहोश कर दिया और नोरा को भी घसीटते हुए कहीं ले गया। जब नोरा की आंख खुली तो वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज है और वो एक पिंजरे में बंद है। जोनी के भी कपड़े चेंज थे और वो एक चेयर से बंधा हुआ था। वहां पर बहुत सारी कैट्स को मारा गया था और वो मार्क्स वाला आदमी अभी भी नोरा के सामने कैट्स को मार रहा था। वो आदमी अपना मार्क्स उतारता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने इन्हें कैट को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया था और नोरा को फ्री मेकओवर ऑफर किया था। वो आदमी नोरा को कहता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो या तो फिर वो यहाँ पर एक कैट को मार दे या तो फिर जोनी को। और नोरा ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि जोनी एक इंसान है और नोरा को कैट्स काफी ज्यादा पसंद है। आखिरकार वो डिसाइड कर लेती है और वो जोनी के सीने में चाकू घुसेड़ देती है। यहाँ पर नोरा ने कैट की जगह जोनी को मारना बेहतर समझा। सामने से ऐसा लगता है कि जोनी मारा गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनी उस आदमी के साथ मिला हुआ है और ये सब एक ड्रामा चल रहा था। जोनी नोरा को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुमने मेरी जगह उस कैट को चुना। वो आदमी जोनी को कहता है कि देखा तुम नोरा को नहीं जीत पाए। इधर नोरा का दिमाग खराब हो चुका था और वो चाकू उठाकर जोनी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी वो आदमी नोरा के गले में लगी चैन को खींचकर उसे गिरा देता है। वो आदमी कहता है कि बोबो को जोनी ने ही मारा है, लेकिन जोनी कहता है कि उसने बोबो को नहीं मारा। अब ये आदमी जोनी को नोरा को मारने के लिए कहने लगा, लेकिन जोनी ऐसा नहीं करना चाहता था। तो वो आदमी खुद ही नोरा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर जोनी उसे पकड़कर मार गिराता है। अब वो नोरा को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन इतने में एरन वहां आ गया और उसने नोरा को बचा लिया। नोरा और एरन बचकर वहां से निकल लेते हैं और साथ ही में वो लोग एक कैट को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से इसी बिल्डिंग का एक सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी बंधा हुआ था और ये वही बंदा था जिसने नोरा की कैट बोबो को मारा था। यहाँ नोरा और एरन ने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं, जैसे कि वो किसी कल्ट से हो। ये दोनों उस इंसान को टॉर्चर करते हैं और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यही इंसान नोरा की कैट बोबो को मारा था, ना कि जोनी। और उसे ऐसा करते हुए एरन ने देख लिया था और इससे हमें यही पता चलता है कि इन दोनों का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि ये कैट्स के लिए किसी को भी मार सकते हैं। अब इस कहानी की कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि वो बंदा खुद तो एक किलर था और वो जोनी को भी एक किलर बनाना चाहता था, क्योंकि उसने जोनी को कहा था कि वो नोरा को मार दे। और इधर नोरा और एरन किसी कल्ट से हो सकते हैं जो कि कैट्स के लिए किसी को भी मार सकते हैं। दूसरी कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से मिलकर वापस आ रही है। उसका क्लाइंट उसके बालों पर उल्टी कर दिया है और वो अब अपने बालों को वॉश करना चाहती है। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे पास ही में एक सैलून खुला दिखाई दिया। वो सैलून में अपने हेयर वॉश कराने चली गई। सैलून में जो बार्बर था वो इस लेडी के बाल धोने लगता है और यहाँ पर वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वो उस लेडी से काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा था और जैसे ही उसके हेयर वॉश होते हैं तो वो उस लेडी को बेहोश कर देता है। जब उस लेडी की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा पाती है। ये आदमी उस लेडी के सर के ऊपर का हिस्सा काट कर उसके सारे बाल निकाल लेता है। इससे वो लेडी मारी गई और ये आदमी उसके बालों को एक मैनिक्यून को पहना देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई मैनिक्यून पड़े हैं, यानी कि ये आदमी और भी कई औरतों की खोपड़ी निकाल कर उन्हें मार चुका है। इसके बाद हम मैगी नाम की एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है। मैगी की एजेंट उसे एक बड़े डायरेक्टर से मिलाने के लिए अगले दिन की मीटिंग फिक्स करती है और ये मैगी के करियर का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। इससे मैगी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन आज रात उसे एक पार्टी में भी जाना था। इस पार्टी में मैगी के लिए जाना जरूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इस पार्टी में जाना पड़ता है। यहाँ पर सभी बड़े लोग थे और वो मैगी का मजाक बनाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उन्हीं में से एक लड़का मैगी के हेयर को लाइटर से जला देता है। इससे मैगी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए पार्टी से बाहर निकल लेती है। अब जले हुए बालों के साथ वो अगले दिन उस मीटिंग में तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए देर रात वो उसी सेम सैलून में अपने बालों को फिक्स कराने के लिए जाती है। वही बार्बर जो कि औरतों की खोपड़ी को काट कर उनके बाल निकाल लेता है, वो मैगी के बालों को फिक्स करने लगा और वो मैगी से बातें भी कर रहा था। वो मैगी से कहता है कि इस बिल्डिंग को सभी लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अकेला
अपनी शॉप इस बिल्डिंग में चलाता है और वो कहता है कि मैगी के हेयर बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ हम समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैगी के हेयर फिक्स करने के बाद उसने मैगी को बेहोश कर दिया। जब मैगी की आंख खोली तो उसने भी खुद को बंधा पाया और ये आदमी मैगी के सर को काट कर उसके बालों को निकालना चाहता था कि इतने में कुछ लोग उसकी शॉप पर आ जाते हैं। ये लोग इस बिल्डिंग के मालिक थे और वो लोग बार्बर से उसकी शॉप खाली कराना चाहते थे। बार्बर इन्हें अपनी बातों में उलझाने लगा और उधर मैगी खुद को आजाद कर लेती है। मैगी मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज ये लोग भी सुन लेते हैं, लेकिन इन्हें इससे मतलब नहीं था, बल्कि इस इंसिडेंट की धमकी देकर वो लोग बार्बर से साइन करवा लेते हैं कि अगले 7 दिनों में वो इस जगह को खाली कर देगा। इसके बाद वो लोग तो चले जाते हैं और बार्बर उस रूम में वापस आता है। यहाँ मैगी और बार्बर के बीच में हाथापाई होती है। मैगी बार्बर को जख्मी करके वहाँ से भागने लगी, लेकिन बार्बर मैगी के बालों को जोर से पकड़ लेता है और मैगी किसी तरह बचकर वहाँ से भागती है। आगे जाने पर मैगी देखती है कि उसके सर के आधे बाल ही उखड़ चुके हैं। ये देखने के बाद तो मैगी का दिमाग ही हिल गया और वो भागने की जगह बार्बर के पास जाती है और उसे जान से मार डालती है। इसके बाद मैगी अपने सर के सारे बाल काट देती है और वहाँ पर मैनीक्यूर के सर पे लगे बालों को खुद पहन लेती है। इन बालों के साथ मैगी काफी अजीब बिहेव करती है और यहीं पर दूसरी कहानी खत्म हो गई। तीसरी कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जहां एक आदमी को उसी के अपार्टमेंट में मार दिया गया था और उस आदमी को काफी अजीबोगरीब तरीके से मारा गया था। इसके बाद हम एक क्लिनिक देखते हैं जहां डॉक्टर स्टीव अपनी नर्स सैमी पर लाइन मार रहा था। वो सैमी को गलत जगहों पर टच करता है और सैमी इससे काफी ज्यादा परेशान थी। सैमी जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर 2 आदमी लड़ रहे थे। एक बंदा तो वहाँ से भाग जाता है और दूसरा जो कि काफी ज्यादा जख्मी था, सैमी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसके पास जाती है। इस बंदे का नाम हिन है। हिन सैमी पर लाइन मारने लगता है और सैमी भी स्माइल देती है। अगले दिन हिन सैमी के क्लिनिक में आता है और उसे फ्लावर देता है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। हिन कहता है कि वो अपना दांत दिखाने आया है क्योंकि कल उसके मुंह पर काफी जोर से पंच लगा था। सैमी भी उसे हंसकर बात करती है। इन दोनों को बात करते डॉक्टर स्टीव देख लेता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो हिन को अपने क्लिनिक के अंदर ले गया और उसके दांत को देखकर कहता है कि उसके दांत में क्रैक है और उसके दांत को निकालना पड़ेगा। स्टीव हिन से चिढ़ा हुआ था और वो हिन को बिना एनेस्थीसिया दिए उसका दांत निकालने लगा और इससे हिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पर सैमी आ जाती है और हिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। बाथरूम में जाकर वो पागलों की तरह खुद ही प्लास से अपना दांत निकाल देता है। तभी सैमी वहाँ आती है और हिन उसे अपना दांत दिखाते हुए कहता है कि देखो मेरे दांत में कोई क्रैक नहीं है। सैमी उसे मरहम पट्टी देने की कोशिश करती है लेकिन हिन वहाँ से चला गया। इधर डॉक्टर स्टीव कहता है कि हिन ने खुद ही कहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। खैर हम जानते हैं कि स्टीव हिन से चिढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने अपना गुस्सा हिन पर निकाला। हम एक बात नोटिस करते हैं कि हिन थोड़ा अजीब था। वो कभी कभी खो जाता था और काफी वायलेंट हो जाता था। रात में सैमी हिन से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में गई, जहाँ पर दोनों काफी ज्यादा फन करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। यहाँ पर हम हिन की पेंटिंग्स देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब थी। इसके बाद हिन केक बनाकर लाता है और केक को देखते ही सैमी एकदम शांत हो गई और वो पेट खराब का बहाना लगाकर वहाँ से निकल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हिन काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। सैमी सीधा क्लिनिक जाती है अपनी मेडिसिन लेने और यहाँ पर उसे डॉक्टर स्टीव मिल जाता है। इस समय क्लिनिक में कोई भी नहीं था तो डॉक्टर स्टीव सैमी को जबरदस्ती लेटाकर उसे मसाज देने लगा और अब हमें पता है कि ये क्या करेगा। वो सैमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सैमी डर के वहाँ से भागने लगी और इधर हम हिन को क्लिनिक के अंदर आते देखते हैं। अगले दिन सैमी काम पर आती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर स्टीव को किसी ने मार डाला है। क्राइम सीन पर पुलिस को एक मेडिसिन मिली जो कि उन लोगों को दी जाती थी जो कि मेंटली स्टेबल नहीं होते। शाम को सैमी हिन के पास गई और उसे बताती है कि डॉक्टर स्टीव को किसी ने मार डाला है। ये सुनने के बाद हिन खो जाता है और वो अपने ही आप से कहने लगता है कि मैंने डॉक्टर
डॉक्टर स्टीव को नहीं मारा है। वो मिरर में खुद को देखता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज हैं। इसके बाद हिन एक मेडिसिन खाता है और ये वही सेम मेडिसिन थी जो कि पुलिस को क्राइम सीन पर मिली थी। हिन फिर अजीब बिहेव करता है और यहाँ पर वो लेडी अंडरगारमेंट को अजीब तरह से छूता है और यहाँ तक कि वो उन्हें पहनता भी है। सैमी हिन के पीछे आती है और वो हिन को ऐसा करते देख रही थी। वो सैमी से पूछता है कि क्या मैंने डॉक्टर को मारा है। वो एक नोकीला ऑब्जेक्ट लेकर सैमी की ओर बढ़ने लगा और वो उसे मारना चाहता था, लेकिन सैमी हिन को शांत कराती है और उसे कुर्सी पे बैठाती है। सैमी हिन को शांत करा रही थी और उसे कह रही थी कि तुमने किसी को नहीं मारा, लेकिन तभी सैमी एक नुकीली चीज हिन के कान में घुसेड़ कर उसे मार डालती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सैमी छोटी थी तो उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारा करते थे और वो केक लेकर आया करते थे, बिल्कुल वैसा जैसा हिन ने सैमी के लिए बनाया था। इसीलिए उस दिन उस केक को देखते ही सैमी वहाँ से निकल गई थी। सैमी के पिता ने उसकी माँ की जान भी ले ली थी और तभी से सैमी मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। तभी से सैमी उन लोगों को मारने लगी जो कि लेडीज के साथ गलत बिहेव करते। कहानी की शुरुआत में टीवी में जिस आदमी की न्यूज दिखा रहे थे उसे सैमी ने ही मारा था। डॉक्टर को भी सैमी ने ही मारा था और सैमी ही वो मेडिसिन लेती है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। आखिर में सैमी कहती है कि वो हिन को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हिन भी तो बाकी मर्दों जैसा ही था। वो उसके साथ फ्लर्ट करता और उसने भी तो सेम वैसा ही केक बनाया था जैसे उसके पिता बनाते थे। सैमी हिन के लैपटॉप पे हिन के नाम से एक नोट लिख देती है कि मैंने डॉक्टर को मारा है और इसी गिल्ट में मैं खुद को मार रहा हूँ। यानी कि पूरा ब्लेम हिन पे। पुलिस को हिन की लाश मिल जाती है और पुलिस ने इस स्टोरी को मान भी लिया और यहीं पर तीसरी कहानी भी खत्म हो गई। ओके, शुरू करते हैं। एक घर जिसमें रहती है एक बूढ़ी औरत और उस घर के पास में है एक भूतिया लेक। आखिर क्या है इस घर और भूतिया लेक की कहानी, जानेंगे आज की मूवी में जिसका नाम है डेविल इन द लेक। और ये एक कोरियन मूवी है तो इसकी कहानी जानने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई है और वो डरते डरते घर की साफ सफाई कर रही है। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत भागते हुए उसकी तरफ आती है। उस औरत को देखकर वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो घर से बाहर ही भाग लेती है। घर से बाहर निकलकर वो एक लेक के पास पहुंचती है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम बोयंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी न्यू जॉब पे जा रही है। बोयंग शनशिम नाम की एक औरत से बात करती है और इसी औरत ने बोयम को एक बूढ़ी औरत के घर जॉब दिलाई है। शनशिम ने बोयम को उस बूढ़ी औरत के घर जॉब इसलिए दिलाई है ताकि बोयंग उस बूढ़ी औरत की देखभाल करने के बहाने उसके पास जो डायमंड रिंग है उसे चुरा सके और इसके बदले में शनशिम बोयम के सर पे चढ़े सारे कर्जे को माफ कर देगी। बोयंग जब उस बूढ़ी औरत के घर जा रही थी तो वो उसी लेक के पास से गुजरती है। वो देखती है कि उस लेक के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो लेक से एक डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। ये डेड बॉडी उसी लड़की की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बोयंग इन सारी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाती है। इस बूढ़ी औरत का नाम वांग है और इसी की देखभाल बोयंग को करनी है। यहाँ पर वांग की एक रिलेटिव भी थी जिसका नाम किम है। वांग काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वो मेंटली स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करती है और इसीलिए किम ने वांग की देखभाल करने के लिए बोयंग को काम पर रखा है। साथ ही में किम बोयंग को ये भी कहती है कि वो अपने साथ किसी बच्चे को तो नहीं लेकर आई है क्योंकि वांग को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। इधर बोयंग के सूटकेस की चैन अपने ही आप खुल रही थी जो कि उसके रूम में रखा था। इसके बाद किम बोयंग को सारा काम समझाकर अपने घर वापस चली गई। जब बोयंग अपने रूम में आई तो एक बच्ची भागते हुए उसके गले लग गई। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बोयंग की एक लड़की है जिसका नाम दायंग है और वो अपनी बच्ची को सूटकेस में छुपा कर यहाँ लाई थी। बोयंग अपनी बच्ची दायंग को समझाती है कि उसे इस घर में छुप कर रहना होगा। इसके बाद बोयंग वांग के पास जाती है और डायमंड रिंग पूछने के बहाने वो वांग को कहती है कि उसके पास एक कीमती चीज है तो वो उसे ऐसी कौन सी सेफ जगह पर रख सकती है। वांग काफी क्रीपीली बिहेव करते हुए उसे एक रूम के पास लेकर गई और बोयंग को ऐसा लगता है कि वांग ने डायमंड रिंग इसी रूम
रूम में छुपा कर रखी होगी, लेकिन वहाँ ढूंढने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। दायंग दीवार पर काफी डरावनी सी ड्राइंग बनाती है, जिसे देखकर बोयंग को काफी अजीब फील होता है। तभी किम का कॉल आ जाता है और वो बोयंग को कहती है कि वो गलती से भी लेक के पास ना जाए और अपने किसी भी पड़ोसी को घर के अंदर ना आने दे। इसी दौरान बोयंग खिड़की से ये देखती है कि उसकी बेटी ने उसी लेक में छलांग लगा दी है। बोयंग भागते भागते उस लेक के पास पहुंची और वो देखती है कि लेक में तो उसकी बेटी है ही नहीं। तभी अचानक उसकी बेटी पीछे से आ जाती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई, वो उस पे काफी चिल्लाती है और उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है। बोयंग अपनी बेटी को नहलाने के लिए बाथरूम के अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाथरूम के अंदर बहुत सारे बाल पड़े हैं। वो उन बालों को पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन वो बाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी बोयंग को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी बेटी को बाथरूम में ही छोड़कर बाहर देखने जाती है। बाहर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और वो बोयंग से कहता है कि वो दायंग के साथ खेलना चाहता है। वो उस बच्चे को ये कहकर भगा देती है कि इस घर में उसकी और वांग के अलावा कोई और नहीं रहता। इधर बाथरूम में दायंग अकेली थी और वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बाथरूम का टैप अपने आप ओपन हो गया था और उसके अंदर से अजीब सा ही पानी आ रहा था। तभी बाथटब से एक लड़की बाहर निकली और उसने दायंग पे हमला कर दिया। अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बोयंग भागकर बाथरूम के अंदर आई, लेकिन तब तक उसकी बेटी वहां से गायब हो चुकी थी। बोयंग पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगी और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक रूम में उसे वांग बैठी दिखाई दी और उसकी गोद में दायंग लेटी हुई थी। वांग कहती है कि वो दायंग के साथ खेलना चाहती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि किम ने कहा था कि वांग को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं और यहाँ पर वांग दायंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। बोयंग वांग को कहती है कि अगर वो इसके बारे में किम को नहीं बताएगी तो वो दायंग के साथ उसे खेलने देगी। बोयंग देखती है कि वांग ने दायंग के गले में एक चाबी पहनाई है और बोयंग ये सोचती है कि शायद ये चाबी उसी लॉकर की है जिसमें डायमंड रिंग है। इसके बाद वांग और दायंग खेलने लगते हैं और बोयंग पूरे घर में उस चाबी का लॉकर ढूंढने लगती है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे कोई लॉकर नहीं मिलता। खेलते समय फिर से उसी लड़की की आत्मा दायंग पे हमला करती है और उसे कबर्ड के अंदर बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पर वांग और बोयंग उसे बचा लेते हैं। अगले दिन किम घर पर आती है। वो वांग के सर की मालिश कर रही थी। तभी वांग चाइनीज में कुछ बोलने लगी जो कि बोयंग को समझ नहीं आता। तो किम बोयंग को कहती है कि अगली बार जब भी वांग चाइनीज में कुछ बोले तो वो उसे रिकॉर्ड कर ले, जिससे कि अगर वांग चाइनीज में कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलती है तो वो उससे मिस ना हो। दरअसल किम को भी वांग की कोई परवाह नहीं थी, वो भी उस डायमंड रिंग के चक्कर में वांग से जुड़ी हुई थी। और किम ने बोयंग को रिकॉर्डिंग करने के लिए इसीलिए कहा कि अगर वांग कभी चाइनीज में डायमंड रिंग का पता बताती है तो वो उससे मिस ना हो जाए। तभी वांग बोयंग के गले में उसी चाबी वाले नेकलेस को देखती है और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि ये नेकलेस मैंने उस बच्ची को दिया था। और ये सब होते हुए किम भी देख रही थी। तो किम बोयंग से पूछती है कि वांग किस बच्ची की बात कर रही है और बोयंग बात को संभालते हुए कहती है कि वांग को घर में कोई बच्ची दिखाई देती है और वो हर समय उसी बच्ची की बातें करती रहती है, जिस पर किम कहती है कि हाँ वांग पहले भी ऐसा किया करती थी। इसके बाद किम तो वहाँ से चली जाती है और इधर बोयंग देखती है कि वांग दायंग को एक मरे हुए चूहे के साथ खेलना सिखा रही है। ये देखने के बाद तो बोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को वांग से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन जब बोयंग बाथरूम में थी तो वही लड़की की आत्मा बोयंग पे हमला करने वाली थी, लेकिन तभी बोयंग को वांग के चाइनीज में बोलने की आवाज सुनाई देती है और वो रिकॉर्डिंग करने के लिए बाथरूम से बाहर निकल गई। वो खिड़की के बाहर से ही वांग को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, लेकिन वांग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो चाइनीज में ही उस पर चिल्लाने लगती है। तभी बोयंग नोटिस करती है कि उसके पास में ही बहुत सारा पानी गिरा हुआ है जो कि कुछ देर पहले वहां पर नहीं था। वांग चाइनीज में चिल्लाते ही जा रही थी तो बोयंग उसे नींद की गोली देकर बाहर चली जाती है। लेक के पास उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो कि कुछ दिन पहले वांग के घर पर आया था। वो बच्चा बोयंग से कहता है कि तुम्हें वांग के घर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वांग को एक आत्मा ने पजेस किया हुआ है, लेकिन बोयंग को उस बच्चे की बातें बकवास लगती है और वो वहां से जाने लगती है।
वहां से जाते हुए उसे लेक के पास दो लोग दिखाई देते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। बोइंग उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि वो एक ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जिससे अगर कोई आत्मा इस लेक के पास होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। और ये लोग बोइंग को ये भी बताते हैं कि जब वांग ने अपनी बेटी को खोया तब से ही वो पजेस हो गई और तब से ही जब कोई उस घर में वांग की देखभाल करने के लिए जाता है उसकी मौत हो जाती है और उन सभी की बॉडीज इसी लेक में मिलती है। यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो भी बोइंग की तरह ही वांग के घर में उसकी देखभाल करने के लिए काम किया करती थी, लेकिन आखिर में किसी आत्मा ने उसे मार डाला। जब बोइंग घर आई तो वो देखती है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा डरी हुई है और वो डर कर एक कबर्ड में छुप जाती है। लेकिन इतने में किम घर आने वाली थी तो बोइंग अपनी बेटी को कबर्ड में ही छुपे रहने के लिए बोलकर वांग को देखने के लिए चली गई। जब वो वांग को देखने गई तो उसे पता चलता है कि वांग तो घर से गायब है। तो वो वांग को ढूंढते ढूंढते लेके पास पहुंच गई और उसे वांग वहां पर बेहोश पड़ी मिली। उसने किसी तरह वांग को उठाया और घर ले आकर उसे उसके रूम में लेटा दिया। जब किम घर पर आई तो वो उसे ये झूठ बोलती है कि आज वांग ने लेक में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उसने वांग को बचा लिया। तभी किम को दीवार पर दायंग की बनाई हुई वही ड्राइंग दिख जाती है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि घर के अंदर कोई बच्चा है। किम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोइंग डर के सब सच बता देती है। किम उसे घर से बाहर निकालने लगी तभी बोइंग पास ही में पड़े वास को उठाकर उसके सर पे दे मारती है, जिससे किम वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर बोइंग देखती है कि उसकी बेटी कब्र से गायब है। वो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते लेक के पास पहुंची और लेक के अंदर से उसे अपनी बेटी की आवाज आते सुनाई दे रही थी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लेक में कूद पड़ती है और लेक के अंदर वही आत्मा उसे पकड़कर खींचने लगती है। तभी वही रिचुअल वाली लेडी आकर उसे बचा लेती है। वो बोइंग को बताती है कि उसका बेटा अक्सर वांग के घर पर खेलने जाया करता था और एक दिन उसके बेटे की बॉडी लेक में पड़ी मिली। ये सुनने के बाद तो बोइंग और भी ज्यादा डर जाती है और घर जाकर फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक खुफिया दरवाजा मिला और जब वो उसके अंदर गई तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें पड़ी हैं और वहीं पर उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। वहीं पर बोइंग को वो लॉकर भी दिखाई देता है जिसकी चाबी उसके गले में है, लेकिन वो उसे खोलने की कोशिश नहीं करती और दायंग को लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी वहां पर किम आ गई और वो उस चाबी को लेकर उस ब्लैक मैजिक वाले रूम के अंदर चली गई। अब बोइंग बस उस घर से दूर जाना चाहती थी तो वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से भागने लगती है, लेकिन वांग उसे रोकते हुए कहती है कि लेक के रास्ते से मत जाना। लेक के पास जो आत्मा है वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देगी। लेकिन बोइंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कार लेकर लेक के रास्ते से ही जाने लगती है। इधर किम को डायमंड रिंग मिल जाती है और वो रिंग को लेकर जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने लगती है तो वो आत्मा उसे पकड़कर रूम के अंदर खींच लेती है। लेक के पास पहुंचते ही इनकी कार खराब हो जाती है और तभी इनकी कार के अंदर उसी लड़की की आत्मा आ जाती है। उस लड़की को देखकर दायंग इतना ज्यादा डर गई कि वो कार से उतरकर लेक की ओर भागने लगी। बोइंग भी उसके पीछे पीछे जा रही थी और वो देखती है कि दायंग लेक में कूद गई। दायंग को बचाने के लिए बोइंग भी लेक में कूद पड़ी, लेकिन लेक के अंदर जाते ही वही आत्मा बोइंग को पकड़कर लेक के अंदर खींचने लगी। तभी वहां पर वांग आ गई और वो उस आत्मा को बोइंग के ऊपर से हटाकर अपने ऊपर ले ली। बोइंग तो बच गई लेकिन वांग उस लेक में डूबकर मारी गई। इसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहां बोइंग अपने साथ हुई घटना को एक पुलिस ऑफिसर को बता रही थी। वो पुलिस ऑफिसर वांग की वही चाइनीज में बोलने वाली वीडियो को ट्रांसलेट करके बताती है। उस समय वांग चाइनीज में तुम्हारी बेटी से ये कह रही थी कि तुम लेक से दूर रहना, और उस समय तुम्हारे पीछे कोई था भी जिससे वांग ये कह रही थी कि वो तुमसे और तुम्हारी बेटी से दूर रहे। और इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय वांग अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा से बात कर रही थी और वो उससे ये कह रही थी कि वो बोइंग और उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। असल में ये सब कुछ जो कर रहा था वो वांग नहीं बल्कि उसकी बेटी की आत्मा कर रही थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई। ओके, शुरू करते हैं।
दोस्तों आज हम देखने वाले हैं तमिल की एक साइको किलर वाली मूवी जिसका नाम है नाने विरुवियन। इस मूवी की कहानी कुछ अलग है जिसे जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो जुड़वा लड़कों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम प्रभु और दूसरे का नाम काथिर है। प्रभु एक सीधा साधा बच्चा है और दूसरी तरफ काथिर काफी ज्यादा शैतान है। काथिर के माता पिता उसे सुधारने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन काथिर दिन भर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन तो काथिर ने हद ही पार कर दी जिसके बाद उसके पिता ने उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया। लेकिन जब रात में वो काथिर को वहां पर चेक करने जाते हैं तो वहां से काथिर गायब था। काथिर को एक पागल आदमी उठा ले गया था। दरअसल वो आदमी लोगों को मारा करता था और अब वो काथिर को मारना चाहता था। लेकिन काथिर के अंदर लोगों को मारने की चुल तो पहले से ही मची हुई थी और अब उसको वो मौका भी मिल गया था। वो उस पागल आदमी को चकमा देकर उसे ही एक बड़े से पत्थर से कुचल डालता है और इस दिन के बाद से काथिर के अंदर लोगों को मारने की चुल और भी ज्यादा पैदा हो जाती है। इसके बाद हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां हम प्रभु को देखते हैं। प्रभु की शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम है भुवाना और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सत्या। एक बार ये लोग कहीं घूमने जाते हैं और वहां पर सत्या की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद से ही सत्या काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी थी। वो किसी से भी बात नहीं करती और ज्यादातर अकेली ही रहती थी। सत्या के ऐसे बिहेवियर को देखकर प्रभु काफी ज्यादा परेशान था और एक दिन प्रभु सत्या के कमरे के बाहर खड़ा ये सुनता है कि सत्या कमरे के अंदर किसी से बात कर रही है। सत्या कमरे के अंदर जिससे भी बात कर रही थी उससे ये कह रही थी कि मैं आज नहीं बल्कि कल अपने पापा को सब बता दूंगी। प्रभु को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत सत्या के रूम में जाकर उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सत्या उसे झूठ बोलते हुए ये कहती है कि वो तो सिर्फ अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। समय के साथ साथ सत्या की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब प्रभु को ये तो पता था कि सत्या जरूर किसी से बात तो करती है। तो एक दिन प्रभु सत्या के रूम में बेबी मॉनिटर रख देता है ताकि वो ये सुन सके कि सत्या जिससे भी बात करती है आखिर क्या बात करती है। प्रभु उस बेबी मॉनिटर से सुन पाता है कि कोई तो सत्या को कहता है कि वो उस बेबी मॉनिटर को तोड़ दे क्योंकि उस बेबी मॉनिटर को सत्या के पापा ने वहां पर रखा है ताकि वो सत्या की बातें सुन सके। अब प्रभु काफी ज्यादा परेशान हो चुका था तो वो एक दिन सत्या से बड़े ही प्यार से ये सब के बारे में पूछने लगता है। लेकिन सत्या एकदम से रोना शुरू कर देती है तो प्रभु उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है। यहाँ सत्या साइकेट्रिस्ट को बताती है कि उसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम है सोनू। सोनू हमेशा मेरे साथ ही रहता है और वो यहाँ हम सबके बीच में भी है। सोनू उसे सोने भी नहीं देता और हमेशा उसे धमकाता रहता है ये कहकर कि वो उसके पापा को मार डालेगा। सत्या की ये सारी बातें सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट को ऐसा लगता है कि सत्या ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है जो कि कुछ बच्चों के साथ होता है। लेकिन सत्या कहती है कि ये कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, सोनू रियल में है। साइकेट्रिस्ट सत्या को दवा देकर उसे घर भेज देता है और घर आकर प्रभु सत्या के साथ ही सोता है। यहाँ प्रभु सपने में अपना पास्ट देखता है और यहाँ हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जब प्रभु और काथिर छोटे थे और यहाँ पर काथिर काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। वो प्रभु को एक बॉक्स में बंद कर देता है और अपने ही पिता को मार डालता है। काथिर की माँ को पता था कि काथिर ने ही अपने पिता को मारा है लेकिन वो पुलिस को सच नहीं बताती। काथिर की माँ एक साधु के पास जाती है और वो साधु काथिर और प्रभु की कुंडली देखता है। वो साधु उनसे कहता है कि ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकते और अगर ये दोनों साथ में रहे तो ये एक दूसरे को मार डालेंगे। काथिर की माँ डिसाइड करती है कि वो प्रभु के साथ रहेगी और वो काथिर को एक मंदिर के बाहर छोड़कर चली जाती है। बस इतने में ही प्रभु की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सत्या वहाँ पर है ही नहीं। प्रभु उसे ढूंढते ढूंढते छत पर चला जाता है जहाँ सत्या छत से कूदने ही वाली थी। प्रभु उसे कैसे न कैसे समझाकर अपने पास बुलाता है और सत्या ये कहती है कि सोनू मुझे आपसे कुछ कहने को कह रहा है। प्रभु पूछता है कि सोनू क्या कहना चाहता है तो सत्या काथिर का नाम लेती है और काथिर का नाम सुनते ही प्रभु शॉक्ड हो जाता है और उसे भी अब यकीन हो जाता है कि सोनू रियल में है क्योंकि काथिर के बारे में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं जानता था। अब प्रभु एक ऐसे ग्रुप को लेकर आता है जो कि भूतों को पकड़ने का काम किया करता था। वो लोग पूरे घर में कैमरे लगा देते हैं ताकि
ताकि वो लोग सत्या की हर हरकत पे नजर रख सकें। रात को लाइट चली जाती है और सत्या अपने रूम से गायब हो जाती है। ये लोग यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करके सत्या के पैरों के निशान देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि पहले तो सत्या के पैरों के निशान रूम के बाहर आए और फिर रूम के अंदर चले गए। सभी लोग रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक सत्या रूम लॉक कर चुकी थी। प्रभु दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजा अपने ही आप खुल जाता है। यहाँ पर सत्या मराठी में बोलने लगती है और ये आवाज सत्या की नहीं बल्कि सोनू की थी। सोनू कहता है कि प्रभु को उसका एक काम करना होगा और उसके बाद ही वो सत्या को छोड़ेगा। और प्रभु को जो काम करना है वो है काथिर को मारना, क्योंकि सोनू की जान काथिर की वजह से गई है। अब यहाँ पर ये तो पता चल जाता है कि सत्या के अंदर सोनू की आत्मा है, तो प्रभु साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो साइकेट्रिस्ट भूतों में भी बिलीव करता है। वो प्रभु से कहता है कि सत्या के केस में एक्सोर्सिज्म करने से बेहतर ये रहेगा कि हमें वो करना चाहिए जो सोनू कह रहा है, यानी कि प्रभु को काथिर को मारना होगा और उसके बाद सोनू सत्या को अपने ही आप छोड़ देगा। इधर सोनू सत्या के फोन में उससे एक वीडियो बनवाता है और उस वीडियो के जरिए ही हमें काथिर के आगे की कहानी का पता चलता है। जब काथिर की माँ उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद काथिर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसी दौरान उसने कई लोगों की जान ली, क्योंकि काथिर के अंदर लोगों को मारने की अलग ही चुल थी। ऐसे ही काथिर बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और कुछ ही समय बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इनके दो बच्चे हुए जो कि ट्विंस थे, जिसमें से एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मनु था। काथिर अपनी फैमिली को तो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर जो लोगों को मारने की चुल थी वो कभी शांत नहीं हुई और इसीलिए वो रोज रात जंगल में शिकार करने के लिए जाता, ताकि जो उसके अंदर लोगों को मारने की चुल है वो उसे शांत कर सके। एक दिन कुछ टूरिस्ट काथिर के कैबिन के पास आते हैं और वो लोग काथिर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे और ये सब होते हुए काथिर के बच्चे भी देख रहे थे, लेकिन काथिर उन लोगों को इग्नोर करता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। अब उसी रात काथिर शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगा, लेकिन उसका बेटा सोनू छुपकर जीप में बैठ जाता है और काथिर के साथ ही जंगल में पहुंच जाता है। वहां सोनू देखता है कि काथिर ने उन टूरिस्ट को पकड़ लिया था और वो उन सभी का एक एक करके शिकार कर रहा था। ये सब देखकर तो सोनू बहुत ज्यादा डर जाता है और काथिर को भी पता चल जाता है कि सोनू ने ये सब देख लिया है। तो काथिर उसे डराते हुए कहता है कि तुमने जो भी देखा है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, लेकिन सोनू की तो फटी हुई थी, तो वो घर जाकर अपनी माँ को सब बता देता है और अब घर में सब काथिर से डरने लगे थे। काथिर उनसे कहता है कि मैंने ना तो आज तक तुम लोगों पर हाथ उठाया और ना ही तुम लोगों पर गुस्सा किया, तो तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। लेकिन काथिर की वाइफ ये जान चुकी थी कि काथिर एक किलर है, तो वो काथिर से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उन लोगों को जाने दे। ये सुनने के बाद तो काथिर का दिमाग ही सटक गया और वो अपनी फैमिली को ही बांध कर रखने लगा। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता है, लेकिन एक रात काथिर की वाइफ काथिर को नींद की गोली देकर बच्चों के साथ भाग निकलती है। वो बच्चों को लेकर नाव से भाग रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे काथिर वहां पर आ जाता है और वो नाव को अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पर छीना झपटी होने लगती है और एक मौका ऐसा आता है जब काथिर की वाइफ काथिर के सर पर एक डंडा दे मारती है और इससे काथिर के अंदर वाला शैतान जाग जाता है और वो अपनी ही वाइफ के पेट में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। तभी काथिर को पता चलता है कि छीना झपटी के दौरान सोनू भी मारा गया और अब सिर्फ मनु ही बचा है और काथिर मनु को जबरदस्ती अपने साथ रखता है। सारी कहानी जानने के बाद ये लोग काथिर के गांव जाते हैं और इस दौरान सोनू सत्या पे पूरी तरह हावी था, क्योंकि वो काथिर को मारकर अपने भाई मनु को बचाना चाहता था। ये लोग मनु के स्कूल जाते हैं जहाँ सत्या मनु से बात करने लगती है। दरअसल सोनू और मनु जब भी बात किया करते थे वो लोग एक सीक्रेट साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे और यहाँ पर जब सत्या मनु से बात करती है तो वो उसी साइन लैंग्वेज में बात करती है और इससे मनु को पता चल जाता है कि सत्या के अंदर सोनू की आत्मा है। उसी रात प्रभु मनु से जंगल में मिलता है, लेकिन काथिर उन लोगों को बात करते हुए देख लेता है। प्रभु उससे कहता है कि हम लोगों को जाने दो, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे कि तुम किलर हो। तो काथिर कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन मनु कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर दोनों में फाइट होने लगती है और काथिर प्रभु को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और एक टाइम तो ऐसा आता है जब काथिर प्रभु को जान से ही मारने वाला था और वो प्रभु से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। तभी मनु काथिर के पैर में चाकू घुसेड़ देता है
इतने में सत्या भी वहाँ आ जाती है और वो तीर से काथिर पे हमला करने लगती है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर भी काथिर का सामना नहीं कर पा रहे थे और काथिर अकेला ही इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। अब काथिर सत्या को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। काथिर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था तो मनु उसे धमकी देता है कि वो पहाड़ से कूद जाएगा। काथिर उसे रोकने जाता है और इतने में प्रभु काथिर को अपने साथ लेकर पहाड़ से कूद जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों मारे गए और सत्या के शरीर से सोनू की आत्मा भी बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रभु पहाड़ से ऊपर आ रहा था, यानी कि वो इस जंप के बाद भी बच जाता है। जब प्रभु पहाड़ के ऊपर आता है तो वो अपनी आंखें एकदम से खोलता है जैसे कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि काथिर तो मर गया लेकिन प्रभु बच जाता है। लेकिन अगर सोचा जाए कि उस जंप से प्रभु बच गया तो काथिर कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि काथिर को तो इस जंगल का कोना कोना पता था और वो यहीं पर रहकर तो बड़ा हुआ था, और जबकि प्रभु तो काथिर से बहुत ही ज्यादा वीक था। अगर वो बच सकता है तो काथिर क्यों नहीं। और जैसे प्रभु ने लास्ट में आंखें खोली उससे तो यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, इसका पता तो हमें इसके अगले ही पार्ट में चलेगा, जो अगर कभी बना। एक रिपोर्टर जो फंस चुकी है एक अनजान गांव में, और गांव के कुछ लोग जिन्होंने उस लड़की को कैद कर रखा है क्योंकि उनका मानना है कि इस लड़की में किसी डीमन का साया है। अब क्या सच में उस लड़की में डीमन है या फिर ये गांव वालों की कोई चाल है, जानेंगे आज की मूवी में, जिसका नाम है द ओल्ड वेज। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि पजेस थी। उसके आसपास बहुत सारे हीलर्स खड़े थे जो कि मिलकर उस लेडी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पास में उस लेडी की बेटी क्रिस्टीना खड़ी थी और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो लेडी पजेस हालत में भी अपनी बेटी को यही समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल में वो अपनी बेटी पर ही अटैक करने लगती है। वो हीलर्स क्रिस्टीना को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक क्रिस्टीना के हाथ पर गहरा जख्म हो चुका था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और हम 20 साल आगे आ जाते हैं और हम मैक्सिको के एक छोटे से गांव में एक बिल्डिंग को देखते हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़की चैन से बंधी हुई थी और उसके चेहरे को भी बैग से कवर किया हुआ था। कुछ ही देर में वहां पर जैवी नाम का एक आदमी आता है और वो उस लड़की के चेहरे को अनकवर करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना ही है। क्रिस्टीना को लगता है कि उसे किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया है, तो वो जावी को कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जावी उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि वो लाबोका क्या करने गई थी। तो क्रिस्टीना उसे बताती है कि ये उसी का गाँव है लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहती क्योंकि अब वो एक रिपोर्टर बन चुकी है। तो वो रिपोर्टिंग के सिलसिले में लाबोका केव में गई थी। क्रिस्टीना के इतना कहते ही वहाँ पर एक वियर्ड सी लेडी आती है जिसका नाम लूज है। लूज क्रिस्टीना के पास जाती है और उसे करीब से देखने लगती है। कुछ देर तक क्रिस्टीना को देखने के बाद वो जावी की तरफ देखती है और उसे कहती है शी हैज इट। क्रिस्टीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद जावी गोट का दूध लेकर आता है और वो क्रिस्टीना को फोर्सफुली वो दूध पिला देता है। इन दोनों के वहां से जाने के बाद क्रिस्टीना एक पत्थर से अपनी चैन तोड़ने की कोशिश करती है। तभी क्रिस्टीना को एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई जानवर चिल्ला रहा हो। उसको अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और हम दरवाजे के पास एक शैडो को खड़ा देखते हैं और साथ ही में हमें अंधेरे में किसी की आंख भी दिखाई देती है जो कि क्रिस्टीना को लगातार घूरे जा रहा था। अगले दिन जावी क्रिस्टीना के पास आता है और उसे एक बकेट देता है जिसे क्रिस्टीना को टॉयलेट की तरह यूज करना था। क्रिस्टीना उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहते लेकिन मुझे मेरी कजन से मिलने दो जो कि इसी गांव में रहती है। क्रिस्टीना के इतना कहते ही पीछे से उसकी कजन मिरांडा आ जाती है और मिरांडा को पहले से ही पता था कि क्रिस्टीना यहाँ पर है और वो जावी और लूज को भी जानती है। मिरांडा उसे बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब क्रिस्टीना लाबोका केव में गई थी और मिरांडा ने उसे वहां पर जाने से मना किया था क्योंकि वो जगह शापित है और उस जगह पर डीमन
का वास है। लेकिन फिर भी क्रिस्टीना उस जगह पर गई और लूज को क्रिस्टीना उस जगह पर बेहोशी की हालत में मिली। और जब लूज ने क्रिस्टीना को देखा तो उसे पता चल गया कि क्रिस्टीना वहां से अपने अंदर एक डीमन को लेकर आई है और जावी लूज का ही बेटा है और वो लूज के कहने पर क्रिस्टीना को यहाँ पर उठा लाया था ताकि वो दोनों मिलकर क्रिस्टीना के अंदर से उस डीमन को बाहर निकाल सकें। मिरांडा के कहने पर जावी क्रिस्टीना का बैग उसे दे देता है। क्रिस्टीना अपने बैग में से एक बॉक्स निकाल लेती है जिसमें कुछ ड्रग्स थे। रात में क्रिस्टीना को विंडो के पास एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई देता है और जैसे ही क्रिस्टीना उसकी तरफ देखती है तो वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद क्रिस्टीना वो बॉक्स निकालती है जिसको उसने अपने बैग में से निकाला था। यहाँ पर हमें क्रिस्टीना के पास्ट का पता चलता है। जब क्रिस्टीना की मदर की मौत हुई तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसको ऐसा लगता था कि उसकी मदर को हीलर्स की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत थी और उसकी मदर की जान भी उन हीलर्स की वजह से ही गई है। अब इन सब का क्रिस्टीना के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा था कि वो ड्रग्स लेने लगी थी और अभी भी वो ड्रग का एक शॉट लेती है और सो जाती है। अगले दिन क्रिस्टीना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में बंधा पाती है। उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड के काफी सारे निशान थे और वहीं पर लूज और जावी किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। लूज क्रिस्टीना को कहती है कि उसे हमारा साथ देना होगा ताकि हम उस डीमन का नाम जान सके जिसने क्रिस्टीना को पोजेस किया है। लूज उसे समझाती है कि इस रिचुअल के दौरान क्रिस्टीना को काफी सारे विजन आएंगे और इन्हीं विजन में वो डीमन उसके सामने आएगा और जैसे ही वो डीमन उसके सामने आएगा उसे लूज को बताना होगा, नहीं तो ये रिचुअल बेकार चला जाएगा। कुछ देर बाद लूज और जावी क्रिस्टीना को उसी रूम में बंधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तभी क्रिस्टीना देखती है कि दो सांप उसकी तरफ आ रहे हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है। इतने में जावी वहां पर आकर उसे बचा लेता है। लूज आकर बताती है कि वो लोग जान चुके हैं कि वो डीमन कौन है। क्रिस्टीना ये सारी बातों पर बिलीव तो नहीं करती लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। रात में जब क्रिस्टीना सो रही थी तो उसे फिर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे दरवाजे पर किसी के खरोंचने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उसका ब्लैंकेट भी उसके ऊपर से अपने आप हट जाता है। जब क्रिस्टीना उस ब्लैंकेट को चेक करती है तो उसे वहां पर एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है। अगले दिन मिरांडा क्रिस्टीना के पास एक बुक लेकर आती है लेकिन क्रिस्टीना काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी तो मिरांडा डर कर वहां से भाग जाती है। क्रिस्टीना उस बुक को पढ़ रही थी जिसे मिरांडा उसके लिए लाई थी। तभी क्रिस्टीना को ऐसा फील होता है जैसे कि रूम के कोने में से उसे कोई देख रहा है। क्रिस्टीना लाइटर जलाकर वहां पर देखने की कोशिश करती है लेकिन हवा की वजह से उसका लाइटर भी बुझ जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगले दिन फिर से उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो कि कुछ दिनों पहले उसे विंडो के पास खड़ा दिखाई दिया था। अब लूज फिर से किसी तरह का रिचुअल करती है और वो क्रिस्टीना के पेट को फाड़ कर उसमें से कुछ अजीब सी चीजें निकालती है। क्रिस्टीना अब यहाँ से निकलना चाहती थी और जब जावी उसके रूम में आया तो वो उस पे अटैक करके वहां से भागने लगी लेकिन दरवाजे के पास जाते ही उसे एक फोर्स महसूस होता है जो कि उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। दरवाजे के बाहर लूज ने किसी तरह की चीज रखी हुई थी जिससे कि वो डीमन यहाँ से बाहर ना जा सके। अब क्रिस्टीना को भी लगने लगा था कि वो किसी डीमन से पजेस है और तभी उसके मुंह से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं। इतने में लूज भी वहां पर आ जाती है और वो उन बालों के गुच्छे को उठाकर स्मेल करती है। अब लूज क्रिस्टीना पर एक आखिरी रिचुअल करना चाहती थी और क्रिस्टीना भी अब तैयार थी। रिचुअल शुरू होता है और रिचुअल के दौरान क्रिस्टीना को अपने सामने वही बच्चा दिखाई देता है जो कि उसे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो बच्चा डीमन में बदल जाता है। लूज भी उस डीमन को देख पा रही थी और वो लगातार एक मंत्र का जाप करने लगती है जिससे वो डीमन खत्म हो जाता है लेकिन लूज को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्रिस्टीना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी लेकिन उसकी आंख पर जो डीमन ने हमला किया था उसकी वजह से क्रिस्टीना अब किसी भी डीमन को देख सकती थी और क्रिस्टीना देख पाती है कि वो डीमन तो खत्म हुआ ही नहीं था, बस वो मिरांडा के अंदर जाकर छुप गया था। क्रिस्टीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मिरांडा की मदद कैसे करे। तभी उसे लूज की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसे मिरांडा को ठीक करने में गाइड करती है और ऐसे ही क्रिस्टीना मिरांडा को ठीक करने में कामयाब रहती है। इसके बाद क्रिस्टीना यहीं पर रहने लगती है ताकि वो यहाँ पर रहकर और लोगों की मदद कर सके। दो लड़कियां
जिन्हें आत्माओं से बात करने की चुल मची थी, तो वो ओइजा बोर्ड का यूज करके आत्माओं से कांटेक्ट करती हैं। लेकिन इनकी जान पे तब बनाई जब एक आत्मा इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि वो चाहती है कि ये दोनों उसके कातिल को मारे। अगर ये दोनों उसके कातिल को नहीं मारेंगी तो वो आत्मा इन्हें मार देगी। अब क्या ये दोनों उस आत्मा के कातिल को मार पाएंगी या खुद ही उसका शिकार हो जाएंगी? और लास्ट में आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फियर इटसेल्फ नाम का हॉरर शो है। इसमें अलग अलग हॉरर एपिसोड हैं और आज हम इसके एक एपिसोड की कहानी जानेंगे जिसका नाम है द स्पिरिट बॉक्स। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैलोवीन के टाइम पर और हम दो बेस्ट फ्रेंड बेका और शेल्वी को देखते हैं। बेका ताइवान में शिफ्ट होने वाली है, तो ये रात इन दोनों की आखिरी रात है। आज की रात इन दोनों को कुछ ऐसा करना था जिसे ये पूरी लाइफ याद रख सके। तो बेका कहती है चलो ओइजा बोर्ड से आत्माओं से बातें करते हैं। और हाल ही में शेल्वी की मॉम की मौत हुई थी, तो क्या पता उसकी मॉम उससे बात करना चाहती हो। और शेल्वी भी अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, तो उसने भी इस गेम के लिए हाँ कर दी। दोनों बैठ गई लेकर ओइजा बोर्ड और गेम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले शेल्वी पूछती है कि क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है। दोनों को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी पॉइंटर जेस पे चला गया। बेका कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन शेल्वी को लगा कि शायद ये उसकी मॉम होगी, तो उसने उस आत्मा का नाम पूछा। तो पॉइंटर पहले गया एम पे, फिर एल पे, फिर ई पे, यानी कि एमिली। और एमिली इन्हीं की क्लासमेट थी। एमिली ने खुद ही अपनी जान ली थी और अब ये दोनों जानना चाहती थी कि क्या सच में ये आत्मा एमिली की है। तो शेल्वी उससे पूछती है कि बता तूने अपनी जान कैसे ली थी। तो अगला जो वर्ड बनता है वो था मर्डर, यानी कि एमिली ने खुद को नहीं मारा, उसे किसी ने मारा था। और ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि एमिली ने खुदकुशी की है। इसके बाद शेल्वी पूछती है कि बता तुझे किसने मारा, लेकिन तभी कैंडल अपने ही आप बुझ जाती है और पॉइंटर आ चुका था लेटर पे, जो कि इन दोनों को बोलना था ताकि आत्मा चली जाए। और आत्मा इन्हें ही लेटर बोल के चली गई, यानी कि अब वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगी। अब ये दोनों लग गई उसकी मौत की रिसर्च करने में और इन्हें पता चला कि एमिली अपनी कार समेत कूद पड़ी थी रिवर में। तभी आ गया शेल्वी का डैड और शेल्वी चली गई स्विमिंग करने। जब वो स्विमिंग कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। जब वो ये बात बेका को बताती है तो बेका उसे कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और वो अपना फोन दिखाती है जिसमें लेटर के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। तभी इनके पास इनका कोच मिस्टर ड्रेक आया और बेका इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेका का कहना है कि मिस्टर ड्रेक एक नंबर का लुच्चा इंसान है और वो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। अब ये दोनों ये सोच रही थी कि एमिली इनसे क्या चाहती है, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ये दोनों फिर से एमिली से बात करेंगी। ये दोनों रात में उसी जगह पर आई जहां एमिली की मौत हुई थी। शेल्वी बताती है कि जब एमिली की लाश को रिवर से बाहर निकाला गया था तो उसकी आंखों को कछुए ने खा लिया था और मरने से पहले उसने कई लोगों को मैसेज किया था कि मैं अपनी जान ले रही हूँ। और क्या पता ये सारे मैसेज कातिल ने किए हों ताकि सबको ये लगे कि एमिली ने खुदकुशी की है। शेल्वी जाती है अपने हाथ धोने और तभी पानी में से एक हाथ निकला और वो हाथ शेल्वी को पकड़ ही लेता, लेकिन शेल्वी किसी तरह बचकर वहां से भाग निकली। अब इतना देखने के बाद ये दोनों वहां कहाँ रुकने वाली थी, तो ये दोनों भाग आई अपने घर। अगले दिन शेल्वी अपने डैड के ऑफिस से एमिली की फाइल चुरा लाती है, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि एमिली मरने से पहले नशे में थी और उसने मरने से पहले नींद की कई गोलियां ली थी। अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि कातिल ने पहले एमिली को बहुत सारी नींद की गोलियां दी और फिर उसे कार समेत नदी में धकेल दिया, ताकि सबको ये लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि एमिली ने खुद की ही जान ली है। तभी वहां पर मिस्टर ड्रेक आ गया और वो अपनी बकवास करने लगा। उसकी बकवास इन दोनों से हजम नहीं हो रही थी, तो ये दोनों वहां से निकल आई। इसके बाद जब शेल्वी स्विमिंग कर रही थी तो एक मास्क पहने आदमी उसका पीछा करने लगा। वो उसे छुपकर वॉशरूम में बैठ गई, तो वो आदमी उसके सामने एक नोट रखकर चला गया जिसमें लिखा हुआ था कि मरे हुए लोगों से क्यों पंगा ले रही हो। फिर शेल्वी गई बेका के पास और उसे ये सब बताने लगी, लेकिन तभी बेका के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा।
मिस्टर ड्रेक उसकी मदद करने आया, लेकिन बेका ने उसे कहा कि तू चल भाड़ में। शेल्वी उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन तभी उसके मुंह से कुछ निकलने लगा और ये था एमिली का लॉकेट। अब इन दोनों को लगा कि अब फिर से एमिली से बात करनी ही पड़ेगी, तो ये दोनों पहुंच गई कब्रिस्तान जहां एमिली की ग्रेव थी। अब यहाँ ये दोनों फिर से एमिली से बात करने लगी, तो शेल्वी उससे पूछती है कि तुझे किसने मारा, तो वो एक नाम बनाती है जो कि था मिस्टर ड्रेक। अब इन्हें कातिल का पता चल चुका था। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और पूछ पाती, वहां पर गार्ड आ गया और ये दोनों अपना तामझाम उठाकर वहां से भाग आई। अगले दिन जब शेल्वी स्विमिंग कर रही थी तो उसे पूल में एक लॉकेट दिखाई दिया और जब वो उसे लेने गई तो नीचे से एक हाथ निकला, जिससे डरकर वो वापस ऊपर आ गई। इसके बाद जब वो बेका से मिली तो उसने देखा कि बेका की तो एक टांग ही टूट चुकी है और शेल्वी के पूछने पर बेका बताती है कि पता नहीं किसने उसका पैर खींचा और वो नीचे गिर पड़ी। इन दोनों को अब ऐसा लगता है कि एमिली अब इनकी ही जान के पीछे पड़ चुकी है और अगर ये एमिली का काम नहीं करेंगी तो एमिली इन्हें ही मार देगी। तभी वहां आ जाता है मिस्टर ड्रेक, जो फिर से बकवास करने लगा था। ये दोनों उसकी बकवास बिना सुने ही वहां से निकल जाती हैं। अब इन दोनों को बस इस बात का प्रूफ चाहिए था कि मिस्टर ड्रेक ने ही एमिली को मारा है, इसलिए ये दोनों मिस्टर ड्रेक के घर जाती हैं ताकि इन्हें वहां पर कुछ ऐसा मिल सके जिससे ये प्रूफ हो सके कि मिस्टर ड्रेक ने ही एमिली को मारा है। शेल्वी अकेली घर के अंदर चली गई और बेका बाहर पहरा देने के लिए रुक गई। बेका इसे एक ट्रेजर भी देती है। शेल्वी को बस वो पिल्स ढूंढनी थी जो मिस्टर ड्रेक ने एमिली को दी थी। शेल्वी पिल्स ढूंढने में लग जाती है और ये दोनों फोन से कनेक्टेड भी थी। शेल्वी को घर के अंदर सेम वैसे ही मार्क्स दिखाई देते हैं जैसे उस नोट वाले आदमी ने पहना हुआ था। घर के अंदर फोन का नेटवर्क बार बार जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी कॉल भी बार बार कट हो रही थी। थोड़ा ढूंढने के बाद आखिरकार शेल्वी को वो पिल्स मिल ही गई। पिल्स लेकर जैसे ही वो घर से बाहर आने लगी तभी मिस्टर ड्रेक घर आ गया। बेका उसे बता नहीं पाई क्योंकि फोन में नेटवर्क ही नहीं था। बेका उसे बचकर छुप गई और वो बच भी जाती अगर फोन में नेटवर्क ना आता। जैसे ही फोन में नेटवर्क आया बेका का कॉल भी आ गया। रिंग की आवाज सुन के ड्रेक को पता चल गया कि घर के अंदर कोई तो घुसा हुआ है और वो शेल्वी को पकड़ भी लेता है, लेकिन शेल्वी जानती है कि इस ठरकी को कैसे उलझाना है। वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और जैसे ही ड्रेक ने उसे छुआ शेल्वी ने मौका देखते ही उसे शॉक दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे जा गिर पड़ा और गर्दन टूटने के चलते उसकी मौत हो गई। अब एमिली का बदला पूरा हुआ और हम आ जाते हैं 1 महीने आगे। बेका ताइवान में शिफ्ट हो चुकी है और शेल्वी आती है एमिली की ग्रेव पे। सारा तामझाम होने के बाद शेल्वी को अब पता चलता है कि वो तो एमिली की ग्रेव है ही नहीं, किसी ने किसी और की ग्रेव पे एमिली का पत्थर रखा हुआ था। वो तुरंत बेका को कॉल करती है और उसे बताती है कि ये तो एमिली की ग्रेव है ही नहीं। तो बेका उसे बताती है कि एमिली को तो जलाया गया था, ना कि दफनाया। अगर इसे सब पहले पता था तो इसने बताया क्यों नहीं। असल में एमिली को ड्रेक ने नहीं बल्कि इसी ने मारा था। इसने एमिली को नशे की गोलियां दी और उसे कार समेत नदी में धकेल दिया और ड्रेक के घर में जो पिल्स मिली वो भी इसी ने रखी थी और जो मास्क पहने आदमी था वो भी यही थी। पेट में से लॉकेट निकलना ये भी बस इसका एक नाटक था और किसी भी आत्मा से इन्होंने बात की ही नहीं। उस पॉइंटर को भी यही हिला रही थी। दरअसल इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मिस्टर ड्रेक का पहले इसके साथ अफेयर था और फिर उसने इसे छोड़ दिया और वो एमिली के क्लोज हो गया। तो इसने पहले एमिली को मारा और फिर शेल्वी का यूज करके मिस्टर ड्रेक को मरवा डाला। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था और वो था एमिली का बदला। बेका की कार अपने ही आप लॉक हो गई और उसके पास लेटर वाले मैसेज आने लगे। तभी वहां पर एमिली की आत्मा आ गई और बेका अपने ही कार के धुएं में घुटकर मारी गई। जैसा इसने दूसरों के साथ किया वैसा ही इसके साथ भी हुआ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।